आप सीएम को नहीं मिल पा रहे? नहीं, अब बड़े बड़े कंटेनर लग गए हैं जब से वो सीएम बनी है। आप जो है बस पीपल्स पार्टी और इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ क्यों नहीं करते? मैंने कहा जी मुझसे नहीं होती। मैं तो 88 से काम कर रहा हूँ मुस्लिम लीग के लिए। मैंने कभी भी आज तक 1000 रुपया भी नहीं पार्टी से लिया। मैं भी अगर मफाद चाहता तो मैं इमरान खान की मदासराई करके और नवाज शरीफ साहब को बुरा भला कह के अरबोपति बन जाता। मैं इश्क करना नवाज शरीफ। मैडम सीएम के हल्के में मैंने जब कैंपेन की तो उन्हें भी शायद पता है इस बात का कि शायद उन्हें बाद में पता चला मैंने अपना घर बेचा। मैं बेल्जियम में था तो कुछ लोगों ने मुझ पे बच्चों के सामने बदतमीज़ी की, जो मैं बहुत ही मैंने फ़ैसला किया कि मैं इससे बेहतर है कि मैं थिएटर ना करूं। मुझे नहीं लगता कि मेरी लीडरशिप को इस चीज़ का पता भी होगा कि मैं किस हालात में हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज जो हमारे साथ सितारे हैं जो हमसे दिल की बात करेंगे वो स्टेज की दुनिया के एक बहुत बड़े सितारे हैं और स्टेज की दुनिया में उन्होंने बड़ा अपना नाम पैदा किया। लेकिन आजकल वो सितारा जो उनसा है वो मुल्क की सियासत की जद में आ गया है और उस सियासत की जद में आके सितारा थोड़ा सा मांद पड़ा है या नहीं पड़ा, ये हम उन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिर अंजुम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भट्ट साहब। ठीक ठाक है जी, शुक्र है। आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हम दिल की बात करते हैं यहाँ बैठ के। सबसे पहले ये बताएं कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है क्योंकि वो परवरदिगार की देन है और परवरदिगार की देन जो होती है वो हमेशा अच्छे की तरफ जाती है। पुर उम्मीद है ज़िंदगी में? पुरुम्मीद भी हूँ, कुछ उम्मीदें थोड़ा डगमगाया हूँ। अच्छा। लेकिन उम्मीद नहीं थोड़ी। अच्छा ये बताएं, मैं आपको स्टेज पे देखता रहा हूँ, आप स्टेज पे आते रहे हैं, आपने स्किट्स भी कुछ इलेक्शन के दिनों में कुछ स्किट्स भी बनाए, वो सारा कुछ किया। मैंने देखा कि आप एक आर्टिस्ट होने के बावजूद बहुत ज़्यादा सियासी हो गए। क्योंकि मैं जब लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, स्पेशली आर्टिस्ट का इंटरव्यू करता हूँ, तो वो कहते हैं यार सियासी बात मत पूछिएगा। आपने खुद अपने ऊपर मोल ली, एक पार्टी को रिप्रेजेंट किया और एक पार्टी के हक में जाके आप उसकी इलेक्शन कैंपेन में भी नज़र आए, आप हर जगह नज़र आए। तो उससे फ़ायदा हुआ आपको? यानी कि कोई आपको स्टेज पे या अब क्योंकि उनकी हुकूमत है तो आपको तो काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा उसका। ये तो बड़ी दुख भरी सी बात है। वैसे मैं अभी तक तो मैं पंजाबी च गल कर ला, ज़्यादा आसानी ना दस दोगे तुसीं? नहीं, मैं वैसे तो बड़ी फखर दी गल है पंजाबी च गल करना। कर लैंने असीं, क्योंकि तुहाडी ऑडियंस जिहड़ी है वो मोस्टली पंजाब तो उत्थे चढ़दे लैंदे दोवां पासे हैगे असीं। नहीं, मैं तुहाडी इस गल तो बाद ना मैनू यकदम एक ना इमोशन जिहा हो गया मैं कि तुसीं गल शुरू किस लिहाज नाल कर ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। बल्कि मैंने एक नया ट्रेंड इलेक्शन कैंपेन में स्टार्ट किया पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा कि मरीम नवाज़ साहिबा के हलके में मैंने स्ट्रीट थिएटर किया। तो वो मैंने मरीम नवाज़ साहिबा को जब ये बताया कि स्ट्रीट थिएटर जो है हम पूरे पंजाब में लॉन्च करने जा रहे हैं एज ए कैंपेन, क्योंकि जो भगवंत मान है इंडिया चढ़दे पंजाब का जिहड़ा सीएम है वो मेरा बड़ा सज्जन बेली यार है। फैन भी है तुहाडा? नहीं, फैन नहीं, मेरा मैं तुहाडा फैन हाँ। भगवंत मान जो है वो सीएम पंजाब जो है वो आर्टिस्ट है बेसिकली। ठीक है। एक कॉमेडियन है। अच्छा। तो पुराने हम दोस्त हैं। तो मैंने स्ट्रीट थिएटर का भगवंत मान साहब को मैंने उनके इलेक्शन में मैंने मशवरा दिया कि आप भगवंत मान साहब आप इलेक्शन में स्ट्रीट थिएटर करें। उसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे आए और 2/3 अक्सरियत से वो जीता भी। ठीक है। तो मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को लंदन में ये मशवरा दिया और उसके बाद मैंने जब मियाँ साहब भी लाहौर आ गए और मरीम साहबा भी इलेक्शन कैंपेन में जा रहे थे तो मैंने मरीम साहबा को कहा कि हम लॉन्च करेंगे स्ट्रीट थिएटर। तो स्ट्रीट थिएटर तो बड़ा एक्सपेंसिव था, मतलब बड़ा मतलब पैसे लगने थे उस पर। और ने लाए? नहीं, पार्टी ने नहीं लगाए। मैं बात कंप्लीट कर लूँ कि मैंने मरीम नवाज साहिबा को जब कहा कि ये पंजाब में लॉन्च करना तो उन्होंने कहा कि पंजाब में नहीं, आप मेरे हलके में करें। ठीक है। 119 में। और क्योंकि पहला इलेक्शन था मरीम नवाज साहिबा का और उन्हें अपनी सीटों का ज़ाहिर है कि उन्हें बड़ा एक उस मामले में बड़ी सीरियस थी और कैंपेन को लेके वो बड़ा काम हो रहा था उनके हलकों में।
तो मैंने भी मैडम सीएम अपनी बहन मरीम नवाज साहिबा की बात सुनी, मैं भी खुश हुआ कि चलें मेरे पे ज़िम्मेदारी है अगर मैडम के हलके की। तो मैंने वहाँ पे 18 शोज़ किए स्ट्रीट थिएटर के, और उसके मैं आपको वो फुटेज जो हमारे कैंपेन के इंचार्ज थे ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और अपना शाइस्ता परवेज़ मलक साहिबा, इनके मैं आपको उस थिएटर के बाद व्यूज़ का वीडियो भेजूंगा। और वो कह रही थी कि हमें इलेक्शन कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम 1 महीने से निकले हैं और पब्लिक इस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से इन थिएटर्स में आ रही है। वहाँ मैं थिएटर के ज़रिए नवाज शरीफ साहब के वो जो काम किए हुए हैं मुल्क के लिए, जो उन्होंने मोटरवे और एटमी धमाके और जितने भी नवाज शरीफ साहब की खिदमात उन्होंने सर अंजाम दी मुल्क के लिए, वो मैं थिएटर के ज़रिए ऑडियंस तक, और इंटरटेनमेंट बड़ा वो अच्छा रहा। उस कैंपेन में जो है वो मैं खामोशी से इतना बड़ा दिल करके, मुझे पता था कि ये मैडम सीएम बनेंगी और गवर्नमेंट वफाक में हमारी आएगी, ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा पता था, क्योंकि अब आपकी हुकूमत आ गई है, अब तो फिर खुश हो जाए ना। हाँ, तो इमोशनल क्यों हो गए आप? इमोशनल इस वजह से हुआ कि मैडम सीएम के हलके में मैंने जब कैंपेन की तो उन्हें भी शायद पता है इस बात का कि शायद उन्हें बाद में पता चला मैंने अपना घर बेचा, और किसी को मतलब कुछ बड़े ख़ास लोगों को पता है कि मैंने उसके लिए, मैं अब क्या कहता कि मुझे पैसे चाहिए कैंपेन के अपने लिए। घर बेच के एक सियासी कैंपेन की है। हाँ, मैं अब बेघर हूँ। तो मैं थोड़ा इसलिए थोड़ा आपने जब सवाल किया तो मैं परेशान सा हो गया। मैंने कहा यार ये जिस घर में आप रहते हैं जहाँ हम गए थे वो आपने बेच दिया? जी, अब मैं किराए पे। तो वो बस पार्टी की मोहब्बत और मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत है। मैं मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि अब क्या होगा मेरा, और बड़ा अजीब सी कैफियत होगी मेरी। और थिएटर जो है वो मेरा कल 1.5 साल से नहीं कर रहा हूँ। थिएटर में आप नहीं कर रहे, ये एकदम से क्या वजह बनी, थिएटर क्यों नहीं कर रहे? वो थिएटर में 600-700 बंदा बैठता है ना जब, तो वो उसमें से 200-300 लोग तो ऐसे ज़रूर होते हैं जो मुखालफ पार्टी के होते हैं। तो आपको पता है कि ये तकरीबी सी पार्टी है, इंतशारी से लोग हैं, वो ट्रोलिंग और स्टेज पे आवाज़ें लगाते हैं। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं इससे बेहतर है कि मैं थिएटर ना करूं। थिएटर ना करें? क्या करूं, मतलब हूट हो जाऊं थिएटर पे जाके, लोगों की आवाज़ें सुनूं और ड्रामा भी डिस्टर्ब हो मेरी वजह से। मुझे समझ नहीं आई ये बात। आपने फिर किया क्यों, ये सियासत में क्यों आ गए? क्या सोच के आए थे? सोच के नहीं, मैं तो 88 से काम कर रहा हूँ मुस्लिम लीग के लिए। तो ये खुल के जो आया एक्सपोज जो है वो ये 2-3-4 सालों में इतना हो गया हूँ कि मुझे लगता है कि बस समझ नहीं आ रही कि बस हाथ पाँव फूल गए इस वक्त, क्योंकि इतना एक्सपोज मेरे लिए पता नहीं अब कौन सा रास्ता, मुझे तो खुद नहीं पता चल रहा कि मैंने जाना किस तरफ है। ताहिर रंजू साहब, मैं एक तो बड़ी इस बात पे मुझे हैरानगी हुई है कि आप थिएटर छोड़ गए हैं और आप थिएटर कर नहीं रहे 1.5 साल से, और आप जिस जमात के लिए कर रहे थे वो जमात हुकूमत में है, उसने आपके लिए कुछ किया? क्योंकि मैंने ये सुना था कि मियां नवाज शरीफ साहब जिनसे हैं वो आपको 50 लाख 60 लाख बाहर से भेजा करते थे, ऐसा है? नहीं, कभी ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने कभी भी आज तक 1000 रुपया भी नहीं पार्टी से लिया। कोई पैसा नहीं लिया? नहीं, कभी नहीं लिया। तो ये फिर क्यों करते रहे यार आप? मतलब मोहब्बत है मेरी ताहिर रंजू साहब कि आपने अपने बच्चों का रिज़्क हर चीज़ दाव पे लगा दी, क्यों? मोहब्बत में। ये कैसी मोहब्बत है यार, मैं समझ नहीं पाया। और उसने आपको दिया क्या? कभी कुछ मिला, कभी कोई चीज़ नज़र आई? यानी कि उनकी तरफ से कोई अच्छी चीज़ नज़र आई, कोई अच्छी चीज़ मिली आपको? एप्रिसिएशन सिर्फ? अच्छा चले, मैं अब आपसे पूछता हूँ, मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये वाकई एक मुश्किल टाइम है। मैं तो सुन के बड़ा परेशान हुआ। मैं तो सोचा आप मुस्कुराते हुए आदमी हैं, आप लोगों की चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, तो ये एकदम से किस तरफ चल पड़े, क्या हो गया ये? इसका मतलब अगर ताहिर रंजू साहब मैं ये पूछूं, सियासत अच्छी चीज़ नहीं है जिसमें हमें नहीं आना चाहिए? नहीं, सियासत बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कोई सियासतदान बनने का शौक़ नहीं है, ना मुझे कोई MP MNA बनने का शौक़ है। मैं तो पहले काम करता था मुशर्रफ दौर में, नवाज शरीफ साहब के लिए मैं शोज़ करता था, कोई ना कोई फ़िक्रा कस देता था। मुझे मुशर्रफ दौर में बैन कर दिया जाता था, 2-3 महीने के बाद मैं फिर माफ़ीनामा लिख के
फिर स्टेज पे आ जाया करता था और फिर काम करना शुरू कर देता था। फिर जब ये इमरान गवर्नमेंट आई है तो उसमें मैंने देखा कि मेरी पार्टी के जितने भी लोग हैं उसमें बहुत बहुत बड़े नाम हैं सियासी, लेकिन उनकी कोई ऐसी तवाना आवाज़ नहीं थी। जो नवाज शरीफ साहब बाहर थे और मुल्क में गिरफ्तारियां और जुल्मों सितम का एक बाज़ार गर्म था इमरान की गवर्नमेंट में, तो उस वक़्त तो एक तवाना आवाज़ की ज़रूरत थी। तो मैंने वीडियोस क्लिप बनाने शुरू किए। उस वीडियोस क्लिप में भी जो कमाता था वो लग जाते थे, क्योंकि वो 2-2.5-3 लाख में एक वीडियो बनता है और उसमें कभी इमरान की तस्वीर तोड़नी, कभी नवाज शरीफ साहब के तरक्याती मनसूबे बताने। तो इसका मतलब आपको बानी तहरीक इंसाफ की तस्वीर तोड़ना ज़्यादा महंगा पड़ गया। हाँ, असल में उस दौर में जिन्होंने बानी की तस्वीर गले और सीने पे लगाई ना, वो करोड़पति बन गया। जिस तरह से इमरान रियाज साहब हैं और बड़े ऐसे लोग हैं, एंकर्स हैं, कुछ मैंने देखे जी, बिल्कुल इमरान खान साहब का नाम लेके बहुत सारे सितारे हर जगह जगमगाए हैं जी। तो उस वक़्त कोई ऐसा बंदा नहीं था जो नवाज शरीफ साहब के हक़ में बात कर रहा है। तो मैं वाहद पाकिस्तान का। आपको लगता था उनको आपकी आवाज़ की ज़रूरत है? मुझे बिल्कुल लगता था कि मेरी आवाज़ की ज़रूरत है और मुझे लंदन से अप्रिसिएशन मैसेज आया करते थे और मैं बड़ा खुश होता। अप्रिसिएशन में कोई लिफाफा नहीं आता था आपको? नहीं, मुझे लिफाफे की कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। घर बेच दिया आपने अपना, सारा कुछ बेच दिया, आप अपनी नौकरी से चले गए, आप थिएटर पे जा नहीं रहे, लोग आपको हूट करते हैं। बाहर के कितने चक्कर लगाते थे पहले आप? बाहर के मैं 2-3 तो टूर कर लेता था। आप कितने किए आपने 1.5 साल में? नहीं, कोई भी नहीं किया। बाहर क्यों नहीं? बाहर तो ओवरसीज तो वैसे ही बड़े गुस्से में रहते हैं। हाँ, ये जो हमारी ये पाकिस्तान में जो पब्लिक है पीटीआई की, उससे ज़रा थोड़ा अग्रेसिव और 2 कदम आगे हैं ओवरसीज़। तो ओवरसीज में भी आपके साथ एक वाकया हुआ? ओवरसीज़ में बस मैं लास्ट टाइम बच्चों के साथ गया था यूरोप। तो बताने वाला तो इंसिडेंट नहीं है, बच्चे मेरे साथ थे। मैं बेल्जियम में था तो कुछ लोगों ने मुझ पे बच्चों के सामने बदतमीज़ी की, जो मैं बहुत ही मेरे लिए ना भूलने वाला वाक़या। फिर मैं पूरा यूरोप जो है मास्क लगा के, और शेयर करें आप हमसे? छोड़ें इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा। वो ना तो अब वो तहरीक इंसाफ रही है। अगर वो मैं एक छोटी सी एक अगर कहें तो 1 मिनट की बात जरूर, सारा टाइम आपका है ये। एक मरतबा जंगल में आग लग गई। तो जब जंगल में आग लगी तो सब जानवर जितने थे जंगल के, शेर, हाथी और बड़े बड़े जानवर जो अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर भाग रहे थे, क्योंकि जान हर बंदे को प्यारी होती है। तो एक चिड़िया नदी में से एक बूंद पानी ला के और जंगल के ऊपर फेंकती थी और अपना मजाक भी उड़वाती थी। वो जितने जानवर जान बचा के निकले थे वो मजाक करते थे कि तुम्हारी इस चूंच से, इतने पानी से आग कहाँ बुझेगी, अपनी जान बचाओ और भागो। तो उस मौके पे चिड़िया ने एक बात कही थी कि जब जंगल में लगी आग की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा जिक्र ज़रूर होगा। मुझे लगता है आपका जिक्र मियाँ साहब की किताबों में होगा, आपको याद रखेंगे। क्यों नहीं? अगर कोई बी मरियम आपको याद रखेंगी जब वो अपनी कैंपेन के बारे में बताएंगी। जब कोई मुअर्रख तारीख लिखेगा इंशाल्लाह। मुअर्रख तो लिखेगा ही लिखेगा, लेकिन जिनके लिए आपने ये कुर्बानियाँ दी हैं वो कहीं पे जिक्र करेंगे? मुझे तो वैसे कहीं पे जिक्र करते हुए नज़र नहीं आए। ना कोई कल्चरल विंग कोई नज़र आया मुस्लिम लीग नून का जिसका कोई आप आगे बढ़ के कर रहे हो, ना आपके लिए कोई ऐसी चीज़ की गई कि आपको सब उसको आपकी जो सी है सारी खिदमात उनको सराहा जाए, पब्लिक लेवल पर सराहा जाए। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। अज़मा बुखारी साहबा है ना वज़ीर कल्चर जी, तो वो आपके साथ इस बात में एग्री नहीं करती क्या? आर्ट एंड कल्चर की बात में भी बड़ा मैं असल में पूरी दुनिया में इंटरटेनमेंट और आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी कभी हमने मतलब इस तरफ ध्यान नहीं दिया हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने। तो अब तो मैं वैसे ही नहीं बोलना चाहता, तनकीद नहीं करना चाहता। अगर कोई ऐसा मामला है भी है तो इंशाल्लाह सीएम साहबा को मिल के ही जो बात करूँगा। सीएम साहबा को तो आप मिलेंगे मिल नहीं पा रहे उनको? नहीं, अब बड़े बड़े कंटेनर लग गए हैं जब से वो सीएम बनी है। वो ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में
आप सीएम को नहीं मिल पा रहे, नहीं और जो बंदा कैंपेन कर रहा था जिसको नवाज शरीफ साहब सराहते थे, अभी मरीम को मिल नहीं पा रहे। नहीं